हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम्स में एक प्रश्न अवश्य आता है। तो फ्रेंड्स, उस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड की जनजाति से संबंधित, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक थारू जनजाति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की थारू जनजाति के बारे में कि यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। मेन जो भी पॉइंट होंगे जहां से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उत्तराखंड की थारू जनजाति। तो उत्तराखंड की थारू जनजाति के बारे में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, थारू जनजाति उत्तराखंड व कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो ये जो थारू जनजाति है, ये क्या है, उत्तराखंड में कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। थारू जनजाति के लोग प्रायः सीधे साधे व ईमानदार होते हैं। उत्तराखंड के अतिरिक्त थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर आदि जिलों, बिहार के चंपारण तथा दरभंगा जिलों में रहते हैं। नेक्स्ट है थारू जनजाति नेपाल के पूर्व में भेंची से लेकर पश्चिम में महाकाली नदी तक तराई एवं भाबर क्षेत्रों में फैले हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, थारू जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या यहाँ पे मान्यता है। तो देखते हैं, कुछ इतिहासकारों के अनुसार थारू जनजाति के लोग राजस्थान के थार मरुस्थल से उत्तराखंड आए थे तथा वे यहीं बस गए थे। तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये थारू जनजाति के जो लोग हैं, ये राजस्थान के थार मरुस्थल से उत्तराखंड में आए थे और उसके बाद यहीं पे बस गए थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार थारू जनजाति के लोगों की उत्पत्ति किरात वंश से हुई है। तो कुछ ऐसा मानते हैं कि किरात वंश से हुई है। थारू जनजाति कई जातियों और उपजातियों में विभक्त है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों की मान्यता है कि थारू जो लोग थे, थारू जनजाति थी, ये राजस्थान के थार मरुस्थल से उत्तराखंड में आए थे और उसके बाद यहीं पे बस गए थे। और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये किरात जो वंश थे उनसे यहाँ इनकी उत्पत्ति हुई है। थारू जनजाति कई उपजातियों में विभक्त भी है। अब बात करते हैं थारू जनजाति का निवास, ये किस प्रकार से निवास करते हैं। तो थारू जनजाति का निवास उधम सिंह नगर जनपद के खटिमा, नानकमत्ता, सितारगंज, किच्चा आदि क्षेत्रों में है। कहाँ कहाँ पे ये रहते हैं, उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर के खटिमा, नानकमत्ता, सितारगंज, किच्चा आदि क्षेत्रों में ये रहते हैं। थारू जनजाति उधम सिंह नगर जनपद के 141 गांवों में निवास करती हैं। थारू जनजाति का शारीरिक गठन किस प्रकार से है। तो थारू जनजाति के लोग मंगोल प्रजाति से मिलते जुलते हैं। उसके बाद थारू जनजाति के लोगों का कद छोटा होता है, मुख चौड़ा होता है, वह समतल नाक वाले होते हैं। तो इनका कद छोटा होता है, मुख चौड़ा होता है तथा नाक जो होती है इनकी समतल होती है। उसके बाद बात करते हैं थारू जनजाति की भाषा किस प्रकार की होती है। तो थारू जनजाति के लोगों की भाषा मिश्रित पहाड़ी, अवधी, नेपाली आदि होती है। तो यहाँ पे क्या है, मिश्रित पहाड़ी होती है और अवधी भी होती है और नेपाली भी होती है इनकी भाषा। उसके बाद थारू जनजाति का आवास।
तो थारू जनजाति के लोगों के मकान लकड़ी, पत्तों व नरकुल के बने होते हैं, या थारू जनजाति के लोगों की दीवारों पर चित्रकारी होती है। तो थारू जनजाति के जो मकान होते हैं लकड़ी, पत्तों व नरकुल के बने होते हैं, वह इनकी जो दीवारें होती हैं उन पे चित्रकारी होती है। थारू जनजाति के लोगों के प्रत्येक घर में पशु बाड़ा होते हैं। तो उस प्रत्येक घर में क्या होता है? पशु बाड़ा होता है। थारू जनजाति के लोगों के सामने, जो इनके घर होते हैं उनके सामने आंगन में क्या होता है? प्रायः पूजा स्थल होता है। तो थारू जो जनजाति है उनका जो घर होता है उनके सामने आंगन में क्या होता है? पूजा स्थल होता है। नेक्स्ट है थारू जनजाति की वेशभूषा। अब बात करते हैं कि थारू जनजाति की जो वेशभूषा है किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से ये इनका जो पहनावा होता है। तो थारू जनजाति के पुरुष धोती, अंगा, कुर्ता, टोपी व साफा पहने होते हैं, वह लंबी चोटी रखते हैं। तो इनके यहाँ लंबी चोटी रखी जाती है। थारू जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो लहंगा, चोली, काली ओढ़नी, बूटेदार कुर्ता आदि पहनती हैं। थारू जनजाति के लोग शरीर पर गुदना गुदवाते हैं। तो ये क्या करते हैं? शरीर पे गुदना गुदवाते हैं। नेक्स्ट है थारू जनजाति की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की होती है। तो थारू जनजाति में मात्र सत्तात्मक, संयुक्त व एकाकी पारिवारिक प्रथा पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मात्र सत्तात्मक होते हैं। यहाँ पे जो मात्र प्रधान इनकी जो सामाजिक प्रथा है, जो सामाजिक स्थिति है, ये क्या है? मात्र सत्तात्मक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि महिलाओं को अधिक वैल्यू दी जाती है, महिलाओं को ही परिवार में उच्च स्थान दिया जाता है। थारू जनजाति में मात्र सत्तात्मक, संयुक्त व एकांकी पारिवारिक प्रथा पाई जाती है। तो इनके परिवार संयुक्त भी होते हैं और एकांकी भी होते हैं। थारू जनजाति में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त होता है। थारू जनजाति में परिवार का मुखिया घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। तो थारू जो जनजाति होती है इनके परिवार में क्या होता है कि मुखिया घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। थारू जनजाति सामाजिक रूप से यह कई गोत्रों या जातियों में बटी होती है। तो यहाँ पे भी कास्ट प्रथा होती है, यहाँ पे भी जातियों की प्रथा होती है। थारू जनजाति में बड़वायक, रावत, वृत्तिया, महतो, डहैत आदि प्रमुख गोत्र या घराने होते हैं। थारू जनजाति में बड़वायक गोत्र को सबसे उच्च माना जाता है। तो सबसे बड़ा जो गोत्र होता है थारू में ये बड़वायक होता है। नेक्स्ट है थारू जनजाति की विवाह प्रथा। थारू जनजाति की जो विवाह प्रथा होती है किस प्रकार की होती है। तो थारू जनजाति में बदला विवाह प्रथा, यानी कि बहनों का आदान प्रदान का प्रचलन था। तो यहाँ पे क्या होता था कि बहनों का आदान प्रदान विवाह प्रणाली थी, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? बदला विवाह प्रथा या बदला विवाह प्रचलन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बदला विवाह प्रथा किस जाति में है या किस जनजाति में है। तो थारू जनजाति में। यह बदला विवाह प्रथा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे होता क्या है कि बहनों का आदान प्रदान। तो थारू जनजाति में अब मुख्यतः 3 काठी विवाह प्रथा पाई जाती है। क्या होता है कि थारू जनजाति में अब क्या होता है? 3 काठी विवाह प्रथा पाई जाती है। थारू जनजाति में विवाह की कुछ रस्में होती हैं, वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला होता है पक्की पौड़ी। पक्की पौड़ी होता क्या है? एक विवाह तय करने की प्रथा है। विवाह को निश्चित करने या तय करने की एक प्रथा होती है पक्की पौड़ी। उसके बाद है अपना पराया। अपना पराया क्या होता है? यह विवाह से पहले सगाई रस्म होती है, तो इसको बोला जाता है अपना पराया। उसके पश्चात है बात कट्टी। बात कट्टी क्या होता है? इस प्रथा में विवाह की तिथि निश्चित होती है।
तो भातखट्टी में क्या होता है, विवाह की जो प्रथा होती है वो निश्चित होती है। गौना चाला रस्म, इस रस्म में लड़की का अस्थायी रूप से अपने पति के घर जाना होता है, इसको बोलते हैं गौना चाला रस्म। इनमें विधवा विवाह प्रथा भी प्रचलित होती है। उसके पश्चात लठ भरवा भोज। लठ भरवा भोज क्या होता है, ये थारू जनजाति में प्रचलित है। थारू जनजाति में यदि किसी लड़की का चाला गौना न आया हो, अन्य अथवा अगर जब उसकी शादी होती है वो अपने पति के घर ना गई हो, उससे पहले उसका पति की मृत्यु हो जाए तो लड़की के पिता उसे अन्य घर में विवाह करा के बिरादरी को एक भोज कराता है, जिसे लठ भरवा भोज कहा जाता है। अर्थात यदि किसी लड़की की शादी होती है और वो अपने मायके से ससुराल नहीं जाती है, यानी कि उसका गौना ना हुआ हो या उसका चाला या गौना जो भी ये कहते हैं, अगर वो ना हुआ हो और लड़की अपने पिता के ही घर हो और तब तक उसके पति की अगर डेथ हो जाती है तो लड़की का पिता उसका किसी अन्य घर में विवाह करवा के एक भोज करवाता है, उसको लठ भरवा भोज कहा जाता है। उसके बाद है थारू जनजाति का धर्म। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति के लोग पछावन काली, नगरयाई देवी, भूमिया देवता, कारो देव, रावत आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है थारू जनजाति के त्योहार। इनमें क्या क्या त्योहार पाए जाते हैं, क्या क्या त्योहार हैं जो कि ये सेलिब्रेट करते हैं। तो थारू जनजाति के प्रमुख त्योहार कन्हैया, अष्टमी, होली, दशहरा, माघ की खिचड़ी, बजहर आदि इनके प्रमुख त्योहार हैं। थारू जनजाति में बजहर पर्व ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजहर त्योहार किसमें है या थारू जनजाति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो थारू जनजाति में बजहर पर्व ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाता है। थारू जनजाति में दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो थारू जनजाति एक ऐसी जनजाति है जब सब लोग दिवाली को एक हर्षोल्लास का पर्व मनाया जाता है, तो यही थारू जनजाति उसको शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति में होली फागुन पूर्णिमा में 8 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष खिचड़ी नृत्य करते हैं। उसके पश्चात है थारू जनजाति की अर्थव्यवस्था। थारू जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, थारू जनजाति के लोग कृषि, पशुपालन व आखेट पर आधारित हैं। तो ये क्या करते हैं, कृषि, पशुपालन व आखेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक थारू जनजाति से संबंधित। यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक ना एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है, कई एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। और इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके माइंड में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।